नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में तमाम तरह की न्यूज, लेकिन मौजूदा वक्त में पर्यावरण संरक्षण को लेकर, वन्य जीव मानव संघर्ष को लेकर खूब हल्ला मचा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक की स्थिति ऐसी है कि सवालों का शोर ज्यादा लगता है, समाधान कहीं निकलता दिखता नहीं है। लोगों की परेशानी दिनों दिन बढ़ रही है। वन विभाग जो महकमा है उसको भी इस सर्दी में पसीना आ रहा है बल, क्योंकि वन्य जीव संघर्ष हो गया या फिर पर्यावरण संरक्षण को लेकर उठते तमाम सवाल वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहे हैं। जानने और समझने की कोशिश करता हूं दगड़ियों की आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है और किस तरीके से समाधान होना चाहिए था। अपना उत्तराखंड देवभूमि पर्यावरण के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग जब ऑक्सीजन की कमी मैदानी इलाकों में होती है तो देवभूमि आते हैं, बल ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ पेड़ों का कटान, दूसरी तरफ वन्य जीवों का ग्रामीण और रिहायशी इलाकों में पहुंचना, वहां पर नुकसान करना, ये सब कितना बड़ा खतरनाक हो सकता है। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपको मिलाता हूं, उनसे आपको तारुफ करता हूं और उन्हीं से कुछ सवाल जवाब करने की कोशिश मैं करूंगा। डॉक्टर के एस रावत जी पद्मश्री मेरे साथ हैं। स्वागत है रावत जी आपका बहुत बहुत। आप की धन्यवाद तारीफ, धन्यवाद। पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत काम किया। मैती आंदोलन जब जब जिक्र होता है तो आपका नाम का जिक्र होता है, और 2020 का वो वक्त जब पद्मश्री से आपको नवाजा गया। पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपने बहुत काम किया, लेकिन मैं आज के मौजूदा ज्वलंत मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूँ। रावत जी, हमारे पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में बाघ, गुलदार, भालू का आतंक बढ़ गया है। वन विभाग वाले भी अब रिसर्च करेंगे बोले कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आप जैसे विद्वान लोग जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर, जंगली जानवरों को लेकर, पेड़ों को लेकर काम करते आए हैं, आपकी राय में ये सब क्यों हो रहा है और कितना चिंताजनक है? ये आपने प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण उठाया है और वास्तव में इस समय उत्तराखंड में जिस प्रकार से जंगली जीवों का और विशेषकर भालू और बाघ का और तेंदुए का आतंक चला हुआ है, ये जी। एक बड़ी समस्या बन चुकी है। और इसको अगर हम देवभूमि कहते हैं, लेकिन देवभूमि में इस समय इस प्रकार के आतंक का बहुत बड़ा जो गाँवों के बीच एक विशेष प्रकार का लोगों में डर बना हुआ है। ये मैं कहता हूँ कि जलवायु परिवर्तन का भी उतना नहीं है जितना कि मानवीय हस्तक्षेप का है। और ये मानवीय हस्तक्षेप जो हो रहा है, ये हम लोगों ने अपने जंगलों को विकृत बना दिया है। आज तक इसकी तरफ जंगलों के प्रबंधन की तरफ किसी की नजर नहीं गई। वन विभाग और सरकार भी देखते रहे। केवल 1980 का जो एक्ट आया था कि 1000 मीटर से ऊपर कोई भी पेड़ नहीं कटेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल और पश्चिम बंगाल में 10 साल के लिए प्रतिबंध लगा था। और आज 2025 हो चुका है और ये जी। प्रतिबंध अभी तक है। और इसी प्रतिबंध का नतीजा क्या हुआ कि उत्तराखंड के जो जंगल थे, उन जंगलों की जो इकोसिस्टम था, वो बदल गया है। आप देखिए, पहले उत्तराखंड में ज़्यादातर जो है बांज के जंगल हुआ करते थे। और बांज के जी। जंगल हुआ करते थे तो उन बांज के जंगलों में जो मिश्रित प्रजातियां थी, उनके साथ रहने वाले जो वो थे, तो उनसे लगभग सारे जीव जंतुओं को, वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं को आवास भी मिलता था और भोजन भी मिलता था। अब क्या हो गया कि इन जंगलों के अंदर से हम लोगों ने अपने लिए पानी के स्रोत जो थे, वो अपने अपने गांव में ले गए। जितने भी पानी के स्रोत थे, अब जंगलों में रह नहीं गया है, क्योंकि एक गांव वाले ने एक एक जंगल का एक किनारे का स्रोत उठा करके ले गए, सारा पानी ले गए। दूसरी तरफ से दूसरे गांव वाले ले गए, वो पानी वहां चले गया। तीसरी तरफ से तीसरा गांव वाले ले गया, वो पानी वहां चले गया। अब जंगल में कहीं पानी ही नहीं है, तो वो जो जानवर हैं बिना पानी के कैसे रहेंगे? ये जानवर पानी की तलाश में गाँव की ओर आ रहे हैं और ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण ये है कि इन जंगलों के, पहाड़ के जंगलों में, क्योंकि अब ज़्यादातर जो है पाइन के जंगल हैं, पाइनस के जंगल हैं, जिनको हम चीड़ कहते हैं। चीड़ के जंगल जी। बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ये लगभग 26% हमारे पास इस समय चीड़ है। जबकि हमारे पास जो बांध पहले जितना ज़्यादा था कि चीड़ नाम की कोई चीज़ नहीं थी हमारे पास। अंग्रेज लाए चीड़ को, वो यहाँ बिरोजा बनाना चाहते थे, वो यहाँ लीसा निकालना चाहते थे, ठेके देना चाहते थे, स्लीपर बनाना चाहते थे। उनको ये लगा कि सबसे ज़्यादा बढ़िया हमको बेनिफिट देने वाला पौधा जो है ये चीड़ है। तो उन्होंने यहाँ बांज के जंगलों को काटना शुरू किया। और जैसे जैसे बांज के जंगल खाली होते गए, वहाँ चीड़ पनपने लगा और खुद
उन्होंने जाकर के ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से बीज ला करके यहाँ बीज बोए। धीरे धीरे यहाँ के जो प्राकृतिक जंगल थे वो चीड़ के जंगलों में परिवर्तित हो गए। अब आप बताइए, जिस प्रकार से चीड़ के जंगल जब बने यहाँ, तो चीड़ के जंगलों में पानी का वो नहीं होता है। धीरे धीरे पानी के सारे सारे स्रोत सूख गए। चीड़ के जंगलों में अन्य वनस्पतियां कम होती हैं, और वहां की वनस्पतियां जब खत्म हो गई, तो वहां के जो छोटे जानवर थे, उस तरह के जो हिरन, काकड़, इस प्रकार के जानवर थे, उनको वहां आवास नहीं मिल पाया। वो जल्दी से वो दूसरे जानवरों के, मांसाहारी जानवरों के चपेट में आ गए, और या तो वो वहां उनकी डर से जो है वो गांव की तरफ भागे, और उन्हीं के पीछे ये जानवर भी जो है जानवरों की तरफ, गांव की तरफ आने लगे। जब ये जानवर, भालू है, बाघ है, तेंदुआ है, गुलदार है, ये सब सब गांव की तरफ आने लगे, तो मानव संघर्ष होना ही जरूर था। और इस प्रकार से जो आज मानव संघर्ष और वन्य जीवों के बीच में जो संघर्ष टक्कर का हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है। पहले क्या होता था कि हमारे इन बांज के जंगलों में किलमोड़ भी होता था, भमोर भी होता था, आपका ये हिंसोल होता था। इनमें पक्षियों को भी आवास मिलता था। इनके झाड़ियों में जो है ये हिरन, काकड़ जो है ये छुपे रहते थे। ये बहुत जल्दी जो है ये मांसाहारी जंतुओं के चपेट में नहीं आ पाते थे। मांसाहारी जंतुओं को भी जो है कभी कभी ये जानवर सब मिल जाते थे। अब क्या हुआ कि जब चीड़ यहाँ फैला, तो चीड़ इतना खतरनाक पेड़ है कि इस पे लगातार आग लग जाती है, क्योंकि इसमें रेजिन होता है। और जब रेजिन पे आग लगती है तो भयानक आग लगती है। और इन भयानक आग जब जंगलों में लगी, तो ये सारे जानवर जो हैं, जो काखड़ थे, घुरड़ थे, हिरन थे, ये सब वहां से डर के मारे भाग करके गांव के नजदीक नजदीक पहुंच गए। अब उनके जब वो वहां पहुंचे, तो इनके पीछे जो मांसाहारी जानवर थे, वो भी उस तरफ आ गए। इस प्रकार से वो जानवर फिर गांव, अपने जंगलों में नहीं लौट पाए, क्योंकि उन्हें भय हो गया कि जंगलों में इतनी भयंकर आग लगती है। उनके जान बच्चे जल गए, वो जल गए, तो वो सब उधर गांव के आसपास रहने लग गए। ये एक सबसे बड़ा कारण ये है। और एक और कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे उत्तराखंड के जो वन हैं, और वनों के आसपास जो हमारे गांव हैं, ये सारे जो है विदेशी घासों से पट चुके हैं। उनमें से लेंटाना है, काला बांस है, गाजर घास है, बेशरम घास है। इस तरह की घासें जो है पूरे उत्तराखंड के, चाहे वो कॉर्बेट नेशनल पार्क हो, चाहे वो राजाजी नेशनल पार्क हो, या गांव के आसपास हो, पूरी तरह से फैल चुके हैं। हमारे जो प्राचीन परंपरागत घासें हैं वो खत्म हो चुकी हैं। इसीलिए लोगों ने जानवर पालना छोड़ दिया, पलायन बढ़ गया। गांव में कौन रहेगा जब पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है। और इस प्रकार से जब जंगलों में इस प्रकार से लेंटाना फैला, तो उस गांव जंगल में रहने वाला हाथी, जो स्वच्छंद इधर उधर विचरण करता है, वो उन लेंटाना के झाड़ियों में घुस नहीं पा रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पा रहा है। उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। उन लेंटाना को खा नहीं सकता है। उसका जो प्राकृतिक आहार है वो खत्म हो चुका है। अब वो हाथी जो है उन लेंटाने की झाड़ियों में फंसा हुआ है, और वो वहां से बड़ी मुश्किल से निकल करके वो मुझे खुले स्थान पर उसको जो मिलता है वहां खड़ा हो रखा है। वो खुला स्थान क्या है? वो सारे सड़कें हैं, जो हमारे जो हाईवे है, उन पर सारा अपना पूरा परिवार लेकर के खड़ा हो रखा है। सारा यातायात जी, रुका हुआ है। आखिर इस तरह की जो समस्याएं हम लोगों ने पैदा कर दी हैं, और हमारी सरकार को ये पता नहीं है कि इन जंगलों का प्रबंधन किया जाए, तभी तो जंगल अच्छे होंगे। इन केवल हमने एकल जो जंगल बना दिए, केवल चीड़ के जंगलों पर रोक लगी है कि आप 1000 मीटर से ऊपर पेड़ नहीं काट सकते हैं। और चीड़ के पेड़ इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि अब वो न कार्बन स्टॉक कर सकते हैं। हमें 2030 तक 3 बिलियन टन कार्बन को स्टॉक करना है। कौन करेगा कार्बन स्टॉक? सारे हमारे पास बूढ़े जंगल खड़े हो रखे हैं, उनका प्रबंधन नहीं हो पाया है। उनमें जो झाड़ियां थी वो सारे, हर साल आग लगती है। जो हमारे जो छोटी छोटी झाड़ियां जो हमको बेनिफिट करती हैं, जो वहां के जीव जंतुओं को आवास देती हैं, वो तो सारे हर साल जल रही हैं। तो नीचे जमीन में तो कुछ इस प्रकार की झाड़ियां तो है ही नहीं, जहां उन छोटे छोटे शाकाहारी जंतुओं को आवास मिल सके। उनको भोजन की समस्या आ गई, पानी की समस्या आ गई। इसलिए ये सारे जो जीव हैं, ये सब गांवों की तरफ आ रहे हैं, और इनको इतना गुस्सा है कि इनको जहां पर जो दिखाई दे रहा है उस पर ये आक्रमण कर दे रहे हैं, क्योंकि जी, हमने उनके आवास को घुसपैठ कर दी है। दूसरा क्या है, टूरिज्म बढ़ रहा है। सब हम कह रहे हैं कि जंगलों की तरफ बड़े बड़े रिसोर्ट बन चुके हैं। जंगलों की ओर जाइए तो लोगों ने अपने घर बना दिए हैं, अपने अपने रास्ते बना दिए हैं। तो वहां के जानवर जो स्वच्छंद रहते हैं, अब वो वहां जब आदमी पहुंच गया तो वो कहाँ जाएगा?
वो कहीं न कहीं आक्रमण करेगा। वो क्योंकि आज मैं कहता हूँ भालू, बाघ जो हैं ये सब खतरनाक जानवर नहीं हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर जो है वो हम लोग हैं, मनुष्य हो गया है। और आज वही जानवर जो है मनुष्य पर आक्रमण करने के लिए आया है, क्योंकि हमने उनके आवास को बर्बाद कर दिया, हमने उनके पानी के स्रोतों को बंद कर दिया, हमने उनके आहार को के जितने क्षेत्र थे वहाँ सारा लैंटाना और ये काला बाँस फैला दिया। ये सबसे बड़ी समस्या है सर। और इसी से जो है ये लगातार जो संघर्ष चल रहा है मनुष्य और जीव-जंतुओं के बीच ये में, एक ये ऐहतियात आपको भी लगातार जैसे बढ़ रहा कानून होगा। और होने की ज़रूरत है। उस बार आपने पेड़-पौधों का ज़िक्र किया था, उस बार आपने पेड़ों का ज़िक्र किया, उनकी चिंता की, आपने बताया कि किस तरीके से मैती आंदोलन के ज़रिए हम पेड़ों को सँभाल सकते हैं, वनों को बचा सकते हैं, लेकिन अब जानवरों को लेकर और मनुष्यों को, दोनों को बचाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जैसे पौड़ी में हुआ, आदमखोर गुलदार को शूट किया गया, उसको मार दिया गया और ये ये यही एक आदमखोर उपाय बाघ तो तो नहीं है। पहले भी था सर। हाँ, आदमखोर बाघ पहले भी हुए हैं, यहाँ दुगड्डा में बाघ लगा था, उस बहुत पहले आपका रुद्रप्रयाग का बाघ लगा, कुमाऊँ में बाघ लगी, लेकिन वो तो एक केस था, क्योंकि वो बाघ किसी अपने व्यवहार के कारण बदल गए थे और उन्होंने मनुष्य की तरफ ही केवल अपना रुख किया और इस प्रकार से वो हुए। लेकिन आज तो केवल 4 महीने में 71 भालुओं के आक्रमण हुए हैं। इतने और दूसरी तरफ गुलदार लगातार आक्रमण कर रहा है। तो अगर एक जानवर नहीं, आज तो सारे जानवर, जंगल के जानवर जो हैं वो आक्रमण करने के लिए पहुँच गए हैं। सब जो हैं इतने मनुष्य के लिए खतरा बना हुए हैं। तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये जलवायु परिवर्तन तो हो ही रहा है, लेकिन जो हमने जो अपने वनों का परिवर्तन कर दिया है, उनके जो इकोसिस्टम हमने बदल दिया है, उनके लिए कभी हमने नहीं सोचा कि इनको क्या चाहिए जंगल में, किस तरह के अनाज किस तरह के झाड़ियाँ चाहिए, किस तरह के लोगों पेड़ को चाहिए। विकास केवल वो बोल रहे हैं कि बाँज के पेड़ काटेंगे, देवदार के पेड़ काटेंगे, बाँज तो खत्म हो गया, बस जो इलाका देवदार का बचा हुआ है, वो भी ऑल वेदर रूट और गाँव तक सड़क पहुँचाने के लिए चौड़ीकरण में आ रहे हैं, पेड़ उनको काटा जाएगा, उनकी एवज में दूसरे पेड़ लगाए जाएँगे। आप कह रहे हैं जंगल बूढ़े हो गए, वो कह रहे हैं हम तो नए बच्चे पैदा कर रहे हैं। सर नए बच्चे कहाँ पैदा होंगे जब तक ये चीड़ के जंगलों को आप हटा करके उनके नीचे, ठीक है आप एकल जंगल तैयार कीजिए। अंग्रेजों ने यहाँ चीड़ के जंगलों को बना करके खूब कमाया। उन्होंने लीसे के ठेके दिए और लीसे के जब ठेकेदारों को ठेका मिल जाता था तो उसके बाद हुँ, उन जंगलों को बचाने का काम तो ठेकेदार करते थे। लेकिन आज न तो लीसा निकल रहा है, न तो आप उन पेड़ों का वैज्ञानिक प्रबंधन कर रहे हैं। बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं और उनके नीचे जो छोटे पेड़, उनके जो जो नई पौध जो तैयार हो रही है उनके लिए जगह नहीं मिल पा रही है। तो आपका आने वाले समय में नए जंगल कैसे विकसित होंगे? हमने बार-बार ये बात सरकार से कही है कि आप अगर आपने 10 साल के लिए जो है ये प्रतिबंध लगाया था, आज 2025 हो गया। आप और पेड़ों पर प्रतिबंध रहने दीजिए, आप चीड़ से प्रतिबंध हटा दीजिए। चीड़ ने जो है बाँझ के जंगलों के अंदर जा करके बाँझ के जंगलों को भी विनाश कर दिया। सारे बाँझ के जंगल आज जो हैं चीड़ के अंदर, चीड़ के अच्छा आगोश में आप आ गए ये हैं और को चीड़ कैसे धीरे-धीरे देखते हैं बाँझ राहुल? को खत्म कर रहा है। जो हम चारधाम यात्रा को जोड़ने वाली तमाम ऑल वेदर रोड का ज़िक्र करते हैं और हम देवदार के पेड़ों के कटने का, हज़ारों पेड़ जो कटने के निशान लग गए, उनको बचाने में भी पहले तो ये लगता था कि कई लोग पर्यावरणविद खड़े हो जाते थे, नहीं होगा, लेकिन इस बार तो दो राय में लोग दिखाई दिए। लोग कहने लगे कि हाँ, विकास भी ज़रूरी है। तो विकास की भेंट चढ़ते जंगलों के लिए कोई सहारा है या फिर नहीं है? नहीं, विकास तो हम इसकी जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो विकास उसी स्तर से तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उसके टाइम हाँ, बढ़ती जाएँगी। अभी आप देखिए इस समय केवल 4 महीने में यहाँ 72,000 गाड़ियाँ बिकी हैं। अब उन 72,000 गाड़ियाँ हवा में नहीं चलेंगी बल्कि सड़क पे चलेंगी। हमारे पास सड़कें ही नहीं हैं, तो जाम लगेगा। आने वाले समय में जो है आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। सारे उत्तराखंड की जितने सड़कें हैं सारी जाम से भरी पड़ी हैं। लेकिन हम इन च प्रश्न ये है कि हम इन सड़कों को कितना चौड़ा करेंगे? हमें प्रबंधन करना पड़ेगा। अपने 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 आने वाले समय में अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें अपने इन प्राकृतिक संसाधनों की तरफ देखना पड़ेगा। हम केवल विकास की जी। बात नहीं कर रहे हैं। आप विकास करिए तो इस तरह का विकास करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कीजिए। ऐसा विकास कीजिए जहाँ प्रकृति को ज़्यादा नुकसान ना हो। इस तरह के आज टेक्नोलॉज़ी, हम इस तरह की टेक्नोलॉज़ी को लाएँ कि हम ज़्यादातर पहाड़ों में, अगर आप कहें कि सर गाँव में तक सड़क जानी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप रोप लाइन क्यों नहीं बना लेते हैं? रोप लाइन में लगा करके हमारे जो उत्पाद बनते हैं ऊपर सुदूर क्षेत्रों में जहाँ से सड़कें नहीं हैं, वहाँ लोग अपने उत्पादनों को अपने रोप लाइन के द्वारा अपने सड़कों तक लाएँगे।
लेकिन सड़क बनाना एक एक ऐसा बन गया है कि आप सड़क बनाएँगे, ठेके पड़ेंगे, आपके सब लोग पैसा कमाएँगे, बिना सड़क के पैसा नहीं कमा सकते हैं। ये निर्माण जी, कार्य कहीं न एक कहीं सवाल होना का जवाब चाहिए। और दीजिएगा। आपने तमाम मार्मिक चीज़ों को उठाया है, आपके सुझाव बहुत बेहतर हैं, वहाँ तक पहुँचे तो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा-सा वन विभाग की भूमिका को लेकर सवाल करना चाहता हूँ। अपने प्रदेश का वन महकमा जो गर्मियों में आग नहीं बुझा पाता बल और सर्दियों में अब जंगली जानवरों से निजात नहीं दिला पा रहा है। ये विभाग की कार्यशैली को आप किस तरीके से देखते हैं? इसके काम को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ओवरऑल ज़िम्मा तो इसी विभाग का है, सारी योजनाएँ बनाने का, सारा क्रियान्वयन करने का, जनता को उन तमाम परेशानियों से दूर रखने का और जंगलों को और जानवरों को भी बचाने का। नहीं देखिए, विभाग का अपना रवैया है, विभाग को इसलिए खड़ा करके किया गया है कि वो जंगलों का प्रबंधन करे, वन्य प्राणियों का प्रबंधन करे, केवल सेंचुरी और नेशनल पार्क बना करके कोई फ़ायदा नहीं है। लोग वन्य प्राणियों के निवाले बनते हैं, आप उनका थोड़ा जो मुआवज़ा है वो बढ़ा देते हैं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। बल्कि आज समस्या ये है कि वन विभाग को चाहिए कि जो अगर जंगलों में जानवर बाहर की तरफ आ रहे हैं, गाँव की तरफ आ रहे हैं, तो इसके बारे में उनको जानना चाहिए, इस पे स्टडी की जानी चाहिए कि जंगलों की वास्तव में क्या जो इकोसिस्टम है, वो क्यों बदला, कैसे बदला? हम इसके इकोसिस्टम को फिर से ढर्रे पे कैसे लाएँगे? हम इन जानवरों के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करें कि ये जंगलों में रहें, अंदर नहीं आएँ? कि उनके लिए जंगलों में पानी की व्यवस्था करें। क्या ये सब चीज़ें वन विभाग के इतने बड़े अधिकार हैं? बहुत सबसे बड़ा महकमा है, इनको इस बारे में सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बिना सामुदायिक सहभागिता के ये काम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कितने आप वन विभाग जो आम लोग हैं, इनसे दूर क्यों होता है? उनको अपने उसमें क्यों नहीं लेता है? कभी बैठ कर के बातचीत करें ना, जनता को बैठा कर के बातचीत करें कि हम क्या जितने लोग जानकार हैं, गाँव के लोग हैं, उनकी समस्याओं को सुनें, उनकी बातों को समझें और फिर एक रास्ता निकालें। लेकिन वन विभाग कभी ऐसा होता नहीं है कि मैंने देखा नहीं कि कभी वो ऐसे लोगों से मिले। मैं इतने साल यहाँ काम कर रहा हूँ, कभी वन विभाग ने मुझे बुलाया नहीं कि साहब आप बताइए कि क्यों हो रहा है। तो अब क्या पता वन विभाग क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये उनको अपने चुप चुप रूप से कर रहे हैं कि हम साहब पानी बचा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आप जंगलों का वो क्या जानते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तो अब ये है कि जब आप अकेले लेकर के चल रहे हैं, तो जन सहभागिता सहभागिता को आप किनारे फेंक रहे हैं, तो फिर आप सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके सामने समस्या तब आएगी जब आप गाँव के लोगों से मिलेंगे। गाँव के लोगों के मिल कर के बात करेंगे। आग लग रही है, आग के लिए आपको गाँव में जाना पड़ेगा, उनको प्रशिक्षित करना पड़ेगा। गाँव नहीं, वालों को देखिए आप उस प्रकार के मैं यही हथियार सवाल दीजिए ना पूछना चाह जंगल। रहा था, जिस पर आप कहना चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो समन्वय बनाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी कमी, इतना बड़ा गैप अगर आम इंसान या फिर ग्रामीणों या फिर उन शहर वालों से होगा, विभाग का, जो लोग इन परेशानियों से दो-चार हो रहे हैं, कि समाधान कैसे देहरादून में बैठकर निकलेगा? हाँ? आप एसी रूम में नहीं, बैठकर या बंद कमरे में चाय की चुस्की लेकर कोई समाधान नहीं निकाल सकते हैं। अभी हाथ-पाँव फूले हुए वन विभाग के दिखाई दिए, वो भालू पकड़ने के लिए गए थे, गुलदार पकड़ने के लिए गए थे, अंदर रखा हुआ शिकार गुलदार खा गया, वो जो पिंजरा लगा था वो शटर ही बंद नहीं हुआ, आधे में रुक गया। ऐसे तो संसाधन है, ऐसे इक्विपमेंट है, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, प्रबंधन ऐसा है नहीं, कोई नई तकनीक से जोड़ा नहीं, कभी सोचा नहीं, तो वो काली तनख्वाह ले रहे हैं बस। क्या कहेंगे आप? यही समस्या है सबसे बड़ी। जी, और इसी समस्या को हम कह रहे हैं कि जब तक वन विभाग जो है जन सहभागिता को महत्व नहीं देगा, जब तक वो रियल समस्याओं की तरफ नहीं जाएगा। आज मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, बुग्याल हमारे उत्तराखंड की सबसे बड़ी विरासत है। हमारे जी, पास 200 से बड़े बुग्याल हैं और दुनिया के माने हुए बुग्यालों में हमारे उत्तराखंड का शीर्ष नाम है। और इन इन बुग्यालों में जो जड़ी-बूटियाँ होती हैं, वो हमारे लिए वरदान हैं। पूरी हमारी इतनी विरासत है कि इतनी प्रकार की जड़ी-बूटियाँ 8 प्रकार के जो है पुष्पधारी पौधे जो है हमारे इन बुग्यालों में होते हैं। आपके खलिया टॉप पिथौरागढ़ से लेकर और आपके उत्तरकाशी के हरकी-दून तक। इन बुग्यालों में की स्थिति कितनी खराब होगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जी, जो है सूअर जो है ट्री लाइन से ऊपर कभी नहीं गया। क्यों? कि उसके लिए ऊपर की जलवायु माफ़िक नहीं होती है। आज वो सूअर जो है, वो बुग्यालों बैदनी बुग्याल में घूमता हुआ नज़र आ रहे हैं, वो अपने परिवार के साथ और वहाँ हुँ, वो हुँ। हल लगा रहा है और वहाँ वो सारी जड़ी-बूटियों को उखाड़ रहा है। अगर हिमालय के बुग्याल इस तरह से उखड़ने लग जाएँगे, तो कल भूस्खलन जो है हिमालय से शुरू हो जाएगा। ये सारे बुग्याल हमारे विनाश की तरफ चले जाएँगे। क्या इस तरफ कोई किसी का ध्यान है?
उधर बुग्यालों की लगातार वनस्पतियाँ लुप्त होती जा रही हैं। मैं आपको बता दूँ, रुद्रप्रयाग के जंगलों में मोर पहुँच गया। आपके सुंदर ढूंगा में जो है बाघ पहुंच गया। ये सब कुछ जो संकेत हमारे सामने आ रहे हैं, ये अच्छे संकेत नहीं है, आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत हैं। जिस तरह से जानवर अपने स्थानों को बदलने शुरू कर दिया है, ये जी, लगता है कि ये कहीं आने वाला बहुत बड़ा अनिष्टकारी समय आने वाला है। इस पर हमें सोचना पड़ेगा, अपने मूल्यों को, केवल अपने जेबों को नहीं देखना पड़ेगा कि हमारी जेब कितनी गर्म होगी, बल्कि हमको देखना पड़ेगा कि कल हमारी संतानें, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो कैसे जिंदा रहेंगी। जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई और बहुत अच्छा कंक्लूज़न भी किया आपने, समाधान भी बताया कि क्या होना चाहिए। इसीलिए पता नहीं कैसे लोग वन विभाग वाले हैं या सरकारी महकमे में लोग हैं कि बुद्धिजीवी जो लोग जानकार हैं उनकी सलाह लेते नहीं हैं। कई लोग कहते हैं और लोग भी हैं, आप ही नहीं हैं रावत जी, कि बातचीत होती नहीं है, किसी से कोई संवाद नहीं होता है। वही कमरों में खुद ही बैठकर खुद ही बात, अच्छा कर दीजिए, अच्छा ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर दीजिए, तो ऐसे कैसे सब चीज़ें होंगी। आपने वक़्त दिया, रावत जी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि थैंक यू स्थिति वेलकम, बहुत थैंक जल्दी यू। बढ़िया हो और हमको चमचमाती तस्वीर दिखे, बढ़िया बदलाव धन्यवाद, वाली तस्वीर धन्यवाद सब, दिखे। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो छोटी-सी चर्चा उस शख्स से जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए मैती आंदोलन की शुरुआत की थी, 90 का वो दशक था और उसके बाद आज एक और आंदोलन और एक और प्रदर्शन, एक और आवाज़ उठाने वालों की ज़रूरत है या वाले की ज़रूरत है। वो है फिर से वन्यजीव मानव संघर्ष को रोकने के लिए और इसके लिए काम करने वालों को आगे आने की ज़रूरत है। कोई आवाज़ उठाएगा, शायद उनके साथ कार्रवाई चलेगा। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। उस दौर में जब पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन जैसा आंदोलन हुआ, तो आज के दौर में जब पेड़ कटने वाले होते हैं, तब ये कहा जाता है कि नहीं सड़क भी तो ज़रूरी है ना? तो बदल रहा है वक़्त, वक़्त बदलने में जानवर भी अब घर गाँव पहुँच रहे हैं, जंगल छोड़ रहे हैं। ये कितनी बड़ी चिंता है, कैसे समाधान निकलेगा, कहाँ पर दिक्कत है, ये जानने की कोशिश मैंने की। आपको चर्चा कैसी लगी आप बताइएगा, राय अपनी दीजिएगा और आपके पास कोई जानकारी ऐसी हो तो कमेंट के ज़रिए बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दगड़ियों।